पहली हमारी जो यादें हैं इस्लामाबाद की, वो बड़ा काम, बड़ा पीसफुल, ग्रीन एक शहर था जिसमें रात 8 बजे के बाद हू का आलम हुआ करता था। क्या वाकई ऐसा हुआ है या फिर ये जो हमारी इंतजामिया है उस पर इल्जाम है? हम डिप्लोमेटिक इनक्लेव में हमारा बचपन सड़कों पे घूमते हुए गुजरा है। तो इस्लामाबाद में अगर आप एक साइकिल पे घूमना शुरू करते थे तो आप 15 मिनट के अंदर पूरा शहर घूम सकते थे। इस वक्त इस्लामाबाद की जो डॉक्यूमेंटेड पॉपुलेशन है वो 25 लाख के इर्द गिर्द है। तो मागला हिल्स में इस वक्त जो नेचुरल स्ट्रीम्स थी, इन मुख्तलिफ सेक्टर्स में से ये स्ट्रीम्स गुजरती हैं और ये तकरीबन 7 स्ट्रीम्स हैं और ये बड़े अच्छे साफ पानी की स्ट्रीम्स थी। हमें बचपन में याद है कि हम बाकायदा जाके इन स्ट्रीम्स में नहाया करते थे। अब जो है वो सिर्फ इस वक्त सीवेज स्लम्स बन चुके हैं। यहाँ पर 2-3 बार ऐसे प्रोजेक्ट्स हुए हैं जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कोशिश की गई है। इसके लिए सीडीए का स्टाफ बाकायदा ट्रेनिंग्स भी लेके आ चुका है। जापान गई थी सीडीए के स्टाफ। अनफॉर्चुनेटली जो भी बीमारी मुल्क में आती है वो इस्लामाबाद से शुरू हो जाती है। इस्लामाबाद में 2 ही टर्शरी हॉस्पिटल्स अब तक बन सके। एक पॉलीक्लिनिक वो लेट 60s में 70s में वो ऑपरेशनल हो गया। उसके बाद 80s में पिम्स बना था। उसके बाद से अनफॉर्चुनेटली कोई भी टर्शरी हॉस्पिटल इस्लामाबाद में नहीं बन। मुझे लगता है कि 90s के बाद कुछ नहीं हुआ है इसमें शहर में। एजुकेशन भी एक बिजनेस बन गया है। प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन्होंने अपने इदारों को इतना अट्रैक्टिव कर दिया है, उसके ऊपर पेरेंट्स जो है ना वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये जो करोड़ों रुपए का कोरियन ग्रास पाकिस्तान का सबसे महंगा नेचुरल ग्रास है, फिर कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि स्पेशल तैयारों पर भी आ जाते हैं। F9 पार्क के बाद इस्लामाबाद में कोई अर्बन पार्क नहीं बन पाया। प्रॉब्लम्स पे सब बात करते हैं, सोल्यूशन पे कोई बात नहीं करता। सर काफ़ी अरसा से हम लोग प्लान कर रहे थे कि इस्लामाबाद जहाँ पर हम लोग रहते हैं उस पर बात कर ली जाए। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग नहीं जानते, क्योंकि हम लोग इस्लामाबाद में लेट आए। 2007 में शायद मैं इस्लामाबाद आया और मेरे साथ हज़ारों लोग हैं जो इसी टाइम में यहाँ पर आए, लेकिन इस्लामाबाद को हमने जो देखा बनते, शायद आप लोग जो पहले से यहाँ पर हैं उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से देखा। और जब हम ये डिबेट करते हैं कि इस्लामाबाद जो है वो कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है या डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, तो उसमें अक्सर हम लोग सॉलिड आंसर जो है ना वो ढूंढ रहे होते हैं। तो हमारी कुछ किस्मत ही है कि आज आप हमारे साथ हैं और टाइम दिया। सबसे पहले आपकी बहुत थैंक यू। और सर ये बताएं कि आप इस्लामाबाद जो है वो कब से हैं और कहाँ से जो है वो शुरू किया था? बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ दावत देने का। इस्लामाबाद में मसूद, मैं बाई बर्थ इस्लामाबाद ही में होश संभाला, क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे और 66 में इस्लामाबाद के अंदर ट्रांजिशन शुरू हुई थी, जब ये कंसीव किया गया कि इसको कैपिटल बनाना है, और ये अयूब खान साहब के दौर का प्लान था। आपको याद होगा या किसी ने शायद आपको बताया हो कि इससे पहले एक कैपिटल प्लान हुआ था जोहराबाद में। तो आप भी चूँकि जी जी, मैं तो सर कहता था वही बन जाते तो आज मैं भी मालदार असामी होता। तो मेरे फादर उस वक्त जोहराबाद कॉलेज में पढ़ रहे थे और उसके बाद वहाँ से पहले बैच के ग्रेजुएट हैं, और जोहराबाद ही में कराची से ऑफिसेज शिफ्ट होना शुरू हो गए थे और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट भी वहाँ हो गई थी, कुछ कॉलोनीज भी बन गई थी। तो फादर ने वहाँ से AGPR, अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू, उसमें सर्विस का आगाज़ किया। तो उसी दौर में ही कहीं उनकी शादी हुई। तो 66 में ये जोहराबाद से फिर जब ये कंसीव हो गया कि इस्लामाबाद यहाँ बनना है और ये कैपिटल होगा, तो ये ऑफिसेज अल्टीमेटली फिर पहले पिंडी आए और पिंडी से फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डेवलप होता गया शहर, तो ये ऑफिसेज सेक्रेटेरिएट बना, फिर यहाँ शिफ्ट होना शुरू हुए। तो ये उसके बाद हमने जब होश संभाला तो हमारा वो जो पहली हमारी जो यादें हैं इस्लामाबाद की, वो बड़ा काम, बड़ा पीसफुल, ग्रीन एक शहर था जिसमें रात 8 बजे के बाद हू का आलम हुआ करता था। और अगर कोई बाहर से इंसान, कोई विज़िटर यहाँ आता था, तो उसको रात का खाना अगर उसने नहीं खाया हुआ तो वो अमूमन भूखा ही रहता था। तो वो सर्टेनली हम लोग उसको मिस करते हैं। लेकिन ये बात मैं कर रहा हूँ 70s की, अर्ली 70s की। तो उसके बाद डेवलपमेंट के आपको पता है, चूँकि ये शहर बहुत तेज़ी से ग्रो किया, तो डेवलपमेंट के मैं जैसे कह रहा था कि अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। कुछ पॉजिटिव उसके इम्पैक्ट्स होते हैं, कुछ उसी तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं।
तो हम जो है आज यहाँ बैठे इसीलिए हैं कि हमने इस शहर को इवॉल्व होते हुए देखा है। और जैसे कि दुनिया में अब आप इस शहर की रेटिंग देखते हैं, हम बड़ा प्राउडली बताते हैं कि हमारा जो कैपिटल है पाकिस्तान का, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कैपिटल कैपिटल्स ऑफ द ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड। तो लेकिन उसके साथ-साथ कुछ बिहाइंड द सीन कुछ ड्रॉबैक्स भी इस डेवलपमेंट के हुए। सबसे पहला जो अगर हम देखें, तो इस शहर ने अपना मूड जो है ना वो उसका वो लॉस हो गया है। हम जो एक इस्लामाबाद के साथ उसका हमारे ज़हन में जो एक इमेज हम परसीव करते थे, वो ये हुआ करता था एक बड़ा काम, बड़ा पीसफुल सा शहर है, जहाँ आपको वाटर बॉडीज़ मिलेंगी, जहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आप देख सकते हैं, फिर मागलाज़ में आप अपनी वॉक कर सकते हैं, परिंदों की आवाज़ें सुन सकते हैं। मतलब आपका नेचर से कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। ये शहर वो ज़रा कमज़ोर होता जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ख़त्म हो गया है, लेकिन अब वाली जनरेशन शायद इस चीज़ को फ़ील ही ना कर पाए कि सिक्योरिटी के ऐसे इश्यूज़ नहीं हुआ करते थे। हर जगह पे मतलब आप फ्रीली मूव कर सकते थे। हम डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में हमारा बचपन सड़कों पे घूमते हुए गुज़रा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इस्लामाबाद का जो है उसका आउटलुक वो बिल्कुल बदल गया है। यहाँ पर अब बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स और बड़ा मॉडर्न आर्किटेक्चर नज़र आने लग गया है। उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। बिल्डिंग्स जो हैं ऊँची, तो उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था इस शहर में। तो वक़्त के साथ-साथ ज़ाहिर है कि चीज़ें तब्दील हो रही हैं और सर असल में ना हर कोई बात कर रहा है इस्लामाबाद के बारे में। हमने बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी, पॉडकास्ट भी हुई हैं। इसमें ठीक है इस्लामाबाद का बताया जाता है। मकसद हमारा कोई इस्लामाबाद का वो नेगेटिविटी या वो चीज़ नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या प्रॉब्लम्स थे, मतलब या अभी भी हैं? क्योंकि मैंने एक अक्सर डिबेट की जब आप जैसे कुछ सीनियर बंदों से बैठ के हमने सुना इस्लामाबाद के बारे में, जी, तो वो जो भी बात करते हैं ना कि लाइक कोई डेवलपमेंट हुई, कोई अच्छी चीज़ बनी, तो वो 90s तक बन गई, ठीक है? 90s के बाद से जब हम देखते हैं, तो मुझे जो पर्सनली जो मैं देखता हूँ कि मुझे लगता है कि कोई कोई एक ऐसा एडिशन नहीं हुआ, जैसा कि जो स्टार्ट में हो गया, जिसने इस्लामाबाद को ब्यूटीफुल इस्लामाबाद बनाया ऑफ द वर्ल्ड जिसे हम बात करते हैं। जो चीज़ें थी जिनमें एक लंबी वो हम जो है वो टाइमली एक-एक करके डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि पार्क्स हो गए, जैसे कि इसकी जो मैनेजमेंट थी, इसका जो प्लान बड़ा ज़बरदस्त था जो इनिशियल हुआ, सेक्टर्स बड़े अच्छे डेवलप हुई है, वो जो सेक्टर की मार्केट हुआ करती थी, फिर पार्किंग के कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे, सीवरेज बड़ी अच्छी थी और ये सारी चीज़ें मतलब जो था वो एक टाइम। तो आप इस जो है वो इसको किस हद तक लेते हैं कि क्या वाक़ई ऐसा हुआ है या फिर ये जो हमारी इंतज़ामिया है उस पर इल्ज़ाम है? इसको हम दोनों सूरतों से देख सकते हैं। देखिए बात ये है कि मैंने जैसे पहले कहा कि डेवलपमेंट के अपने डायनामिक्स होते हैं। जब आप ने एक तरक्की की रफ़्तार के साथ चलना होता है, तो शहरों ने तब्दील तो होना है। जी, नो डाउट। और उसके अंदर ज़ाहिर है कि आपको कुछ ना कुछ जो है ना वो कहीं न कहीं कोई कॉन्सिक्वेंस पे करना पड़ता है। तो इस्लामाबाद के साथ भी ये हुआ कि ये आजकल जिस फ़ेज़ में इस्लामाबाद आ गया है आफ्टर 75 इयर्स ऑफ इट्स क्रिएशन, तो वो ये उस फ़ेज़ से गुज़र रहा है कि जिसमें इसने ट्रांज़िशन की तरफ जाना है। ये एक अब मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन बनेगा। तो उस मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन के बनने के लिए जो चीज़ें हैं या जो ड्रॉबैक्स हैं, हम उसके ऊपर बेसिकली आज बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम लोग लूज़ क्या कर रहे हैं और किन जो है सेक्टर्स में इस वक़्त सीडीए को स्पेशली, चूँकि वो ही इसकी एक जो है एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइज़ेशन है जो कि मैनेज कर रही है शहर को, तो उसको उन चीज़ों पे फ़ोकस क्या कि वो कर रहे हैं या उनका उस तरफ इंटरेस्ट ज़रा सेकेंडरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं है, लेकिन वो ज़ाहिर है कि उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। डेवलपमेंट के हवाले से इस वक़्त ज़ाहिर है कि उनका अपना एक फ्रेमवर्क होगा। दूसरी बात आपने जो की कि इस्लामाबाद जब बनना शुरू हुआ था, तो एक मास्टर प्लान के तहत बनना शुरू हुआ था और मास्टर प्लान कोई 10-20 सालों के लिए कंसीव नहीं होता। इसको एक लंबे अरसे के लिए ही प्लान किया जाता है, लाइक 100 इयर्स भी आप कह सकते हैं। और लेकिन उसके अंदर रिवीजन्स होती हैं। कुछ डायनामिक्स, कुछ अनफोर्सीन चीज़ें, डेवलपमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि आपको वक़्त जी, के ये तो आप साथ-साथ बिल्डिंग भी हाँ, स्टार्ट करते हैं तो आप बिल्कुल ऐसे ही उसमें होता है थोड़ी कि अब जैसे आगे चलते हैं। मैं नहीं समझता कि उस वक़्त जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो परसीव किया गया होगा कि ये इस्लामाबाद इस तेज़ी से जो है ना वो ग्रो करेगा। तो उसकी वजह से शायद हमें ये फ़ील होता है कि ये अब जो डेवलपमेंट का काम है,
इसमें फोकस जो है वो कॉस्मेटिक्स की तरफ ज़्यादा हो गया। तो ये है प्रॉब्लम, लेकिन ये है कि इसको ओवरकम किया जा सकता है मेरे ख्याल से। अगर मेन प्रॉब्लम सर हम देखते हैं आप कि अगर हम अब इस स्टेज पे आ चुके हैं, यहाँ पे पहुँच चुके हैं, 2025 में हम लोग हैं, तो अब इस्लामाबाद जिन जिन मेन प्रॉब्लम से गुजरा है उसमें अगर मैं कोई थोड़ा बहुत ट्रैफिक जो है वो अच्छा खासा ट्रैफिक स्टक जो है वो हमें डिफरेंट एरिया में मिलता है, पार्किंग्स इशू हर जगह पर मौजूद है, सीवरेज इशू हम आए दिन देखते हैं हर जी। जगह पर वो भी मौजूद, वाटर जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे जो है वो क्या चीज़ है, क्या हमने मिस किया, कहाँ पर जो है वो हमसे कुछ गलतियाँ हो गई जिनको हम ठीक कर सकते थे? या मेरा ख्याल है हम अगर एक-एक पॉइंट को लेके चलें तो उसको हम डिस्कस करते जाते हैं कि जो हमारे सर ख्याल पानी पे पहले बात कर लेते हैं क्योंकि हाँ जी। सबसे बड़ा तो पानी इशू है। आपको जैसे मैंने बताया कि 70s से ये शहर ग्रो करना शुरू हुआ है। कंस्ट्रक्शन इसकी पहले सिर्फ एक छोटा-सा सेक्टर था जो G6 जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे। अब पारा एक पहली मार्केट हुआ करती थी और इसके साथ ही एक पहला हॉस्पिटल पॉलीक्लिनिक जिसको सर्विसेज हॉस्पिटल कहते हैं ये बना और सेक्रेटेरिएट हुआ करता था। तो इस्लामाबाद में अगर आप एक साइकिल पे घूमना शुरू करते थे तो आप 15 मिनट के अंदर पूरा शहर घूम सकते थे। तो उसके बाद वो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली ज़ाहिर है शहर ने बड़ा होना था, वो होता गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसका डेवलप होता गया। मैंने पहले बताया कि शायद हमारे डेवलपर्स इस चीज़ को फ़ोरसी नहीं कर रहे थे कि शहर इस तेज़ी से बढ़ेगा। तो चीज़ें जो एक सेक्टर के लिए प्लान हुई थी या 2 सेक्टर्स के लिए या लाइक 15-20 सेक्टर्स के लिए हुई थी, अब वो ही चीज़ें जो हैं वो अब वो कैटर कर रही हैं, वही सर्विसेज़ कैटर कर रही हैं अब जो है वो एक मैसिव पॉपुलेशन को। इस वक़्त इस्लामाबाद की जो डॉक्यूमेंटेड पॉपुलेशन है वो 25 लाख के इर्द-गिर्द है। तो ये शहर तो चंद सैकड़ों हज़ारों से स्टार्ट हुआ था। अच्छा प्रॉब्लम ये आया कि उस वक़्त जो वाटर रिसोर्सेज़ यहाँ पर थे, आपको याद होगा, आपने भी देखे हैं अभी भी, एक रावल लेक था और एक सिमली डैम जो कि बाद में ऐड हुआ। तो ये इस शहर के शहरियों के पानी की ज़रूरियात को पूरा करता था। अनफॉर्चुनेटली सीडीए ने कुछ कोशिशें की कि कोई वाटर रिसोर्सेज जो है ना इस शहर के मतलब आबादी के लिए जो नए सेक्टर्स ख़ास तौर पर डेवलप हो रहे हैं उनके लिए कोई नए वाटर रिसोर्सेज क्रिएट किए जाएं या जिसमें एक उनका बड़ा एक ना प्रोजेक्ट जो डायनामिक प्रोजेक्ट था कि गाजी बरोथा से वो एक लाइन लाना चाह रहे थे। अब आपको पता है कि इस्लामाबाद की पेरिफेरी में खानपुर डैम भी है, लेकिन खानपुर डैम जो है वो पिंडी की ज़रूरियात को कंटोनमेंट की हद तक वो पूरा कर रहा है। उससे इस्लामाबाद को कोई ख़ास उसमें कोई सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन खानपुर डैम से नहीं आ रही। रावल डैम ज़ाहिर है कि 60s का बना हुआ डैम है, तो अब इसकी जो इस वक़्त वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो मेरा ख़्याल है 25% से ज़्यादा नहीं रह गई। जी बिल्कुल है। क्योंकि कभी भी इसमें डीसिल्टिंग नहीं हुई। अच्छा उसमें हालाँकि इस्लामाबाद में एक स्ट्रेस पीरियड आता है जिसके अंदर ये जो वाटर रिजर्वायर्स हैं ये बिल्कुल अपने डेड लेवल पे आ जाते हैं। सीडी के पास रिसोर्सेज हैं, उस वक्त अगर ये कोशिश करके इसको डीसिल्ट कर लें तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इम्प्रूव की जा सकती है। दूसरा ये डैम्स हैं, इस ज़ाहिर है जहाँ पर भी डैम बनता है वो एक कैचमेंट एरिया के ऊपर बेस कर रहा होता है। तो इसका जितना भी कैचमेंट एरिया है वो ऊपर कुरंग रिवर का है, जो कि आपने अभी देखा होगा अगर आपका इस मरी की तरफ जाना हो तो बाराकऊ और मलपुर और ये वाली जो आबादियाँ हैं ये किस तेज़ी से ग्रो कर रही हैं बिल्कुल है। और अनप्लैन्ड हैं। और अब तो ये मैं इनको हर घर में 2-2 बोर हो चुके हैं। और लोगों ने इसके ऊपर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें पोल्ट्री फार्म्स बने हुए हैं। ये ऑल द वे मरी तक शामली तक आपको इसी तरह से ये डिफरेंट चीज़ें मिल जाएंगी जिन्होंने अपने सारे का सारा सीवरेज अपनी सारी वेस्ट वो इन्हीं नालों में डाल दी हुई है। दूसरा इसका जो एक चैनल है वो बरीमाम की तरफ है, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा इस वक्त जो है कच्ची आबादी और बाकी आबादी का वहाँ पर भी एक होल्डिंग है और वो जो है वो भी सारे का सारा इसी इसमें आ रहा है। तो अब भी आपने देखा होगा कि रावल लेक में आप इंसिडेंट्स देखते होंगे कि जी मछलियाँ एकदम से मर गई। वो सुबह देखा तो सरफेस के ऊपर जो है ना वो सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में, तो वो यही हो रहा है कि वो कंटामिनेटेड वाटर इस हद तक वो कंटामिनेशन हो चुकी हुई है कि वो अब एक्वेटिक लाइफ को ही सपोर्ट नहीं कर रहा।
तो कुजा उसको जो है ना वो अब आप ड्रिंकिंग पर्पस तो ऑब्वियसली अब नहीं यूज़ हो सकता, लेकिन घर के इस्तेमाल के लिए भी वो पानी है वो ग्रे वाटर में आ सकता है। अदरवाइज़ वो यूज़ेबल वाटर, अब ये तो इस वक़्त हमारे वाटर रिज़र्वॉयर की हालत होती है। इसी तरह से सिमली का कंपैरेटिवली बेहतर हालात है, क्योंकि उसके कैचमेंट एरियाज़ इस तरह से अभी इफ़ेक्ट नहीं हुए। लेकिन अभी ये जो हमारी मशरूम ग्रोथ है सोसाइटीज़ की, आप अगर देखें मरी की साइड पे तो अंगूरी तक तो जा ही चुकी है। तो ये सर इस तरफ पार्शियली देख लें, ये इस तरफ रवात वाली साइड पे अगर आप जाते हैं तो ये गौरी टाउन वगैरह इसी तरह से हाँ, तो ये जो जो उसके रिसोर्सेज़ हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं इन दोनों डैम्स के। उसके बाद सीडीए ने एक डैम की कोशिश भी की यहाँ दादूचा डैम के नाम से, लेकिन वो नहीं बन पाया। तो सीडीए अनफॉर्चुनेटली ऐड नहीं कर पाया कोई अपना वाटर रिजर्वायर। अच्छा, इसके साथ अगर थोड़ा सा मैं आपको इस तरफ ले चलूँ मार्गला की तरफ, तो मार्गला हिल्स में इस वक्त जो नेचुरल स्ट्रीम्स थी वो आती हैं और वो डाइसेक्ट करती हैं इस्लामाबाद को। इन मुख्तलिफ सेक्टर्स में से ये स्ट्रीम्स गुजरती हैं और ये तकरीबन 7 स्ट्रीम्स हैं और ये बड़े अच्छे साफ़ पानी की स्ट्रीम्स थी। हमें बचपन में याद है कि हम बाकायदा जाके इन स्ट्रीम्स में नहाया करते थे। अच्छा। तो अब जो है वो सिर्फ़ इस वक्त सीवेज स्लम्स बन चुके हैं। वो उसकी वजह ये है कि उसके ऊपर जो सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स में जो रेजिडेंट्स हैं, उन लोगों ने सारों के सारे तकरीबन अपनी सीवरेज लाइंस जो हैं वो इन स्ट्रीम्स में डाल दी हैं और वो अब इस बुरी तरह से कंटामिनेट हो चुकी हैं कि अब वो एक स्टिंकी स्मेल देती हैं बजाय कि एक आपको कोई अच्छा एक प्लेजेंट फील दें। तो मेरी रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया से सीडीए की कि इसके ऊपर ख़ास तौर पे वो कोशिश की जाए और चाहे फेजेस में करें, लेकिन इन स्ट्रीम्स को इस पोल्यूशन से अगर ये साफ़ कर ले तो ये एक बड़ी अच्छी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकती है। यहाँ पर प्रोमेनेड्स डेवलप हो सकते हैं, आपके पिकनिक स्पॉट्स डेवलप हो सकते हैं और लोग एंजॉय करेंगे और उसके साथ साथ आपको एक किसी हद तक जो है वो पानी का मसला भी ये सर्व करेंगी। सर इसमें से अभी आपने ये जो बात की, इसमें से काफ़ी बातें जो हैं वो मुझे भी अभी पता चल रही हैं। जी। और मतलब ये वो सारे फैक्टर्स हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम इस्लामाबाद के बारे में आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद जो है वो अगर किसी वजह से मैनेजेबल नहीं रहा या चीज़ें ख़राब हो रही, तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो अभी आहिस्ता-आहिस्ता, ज़ाहिर बात है आपने कुछ अभी ज़िक्र किया, काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो और भी इसका पार्ट होंगी और ये पानी वाला मसला जो है वो हमारा वो मसला बनता जा रहा है जिस पर हमारी कमेटीज़ भी बना दी जाती हैं और लोग बैठ भी जाते हैं कि यार पानी सबसे बड़ा, कहते हैं जी अगर किसी को हमारे कैपिटल को कोई अभी प्रॉब्लम है, बल्कि वो जब कैपिटल बना रहे थे तो मुझे कहीं से पता चला था कि जोराबाद को इसीलिए नहीं बनाया था ड्यू टू वाटर, वो और अगर इसको पानी की वजह से सेलेक्ट किया गया था तो वो पानी अब नहीं रहा, तो वो उसी प्रॉब्लम में वो वापस आ चुके हैं। अभी इसके ऊपर मसूद बात ये है कि देखना ये है कि सीडीए को क्या इकदामात हैं जो कि उसको रिलीजियसली करना पड़ेंगे। देखें ज़ाहिर है कि सेक्टर्स बन रहे हैं, ग्रोथ हो रही है और ये जितने भी नए सेक्टर्स हैं ये अब सीडीए भी वाटर सप्लाई जो है ना वो सब सॉइल वाटर पे ही उसके लिए डिपेंड कर रहा है और वो अपने यहाँ पर बोर संक कर रहे हैं और उन्हीं बोर्स में से वो रेजिडेंट्स को पानी उसका दे रहे रिजल्ट हैं। ये है ना कि वाटर टेबल जो है हमारा वो नीचे से नीचे जी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो एक टाइम और आएगा वो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि अब बाकायदा वाटर स्केर्स सेक्टर्स हैं जहाँ पर 400 फुट तक भी पानी नहीं मिलता। तो एक तो सीडीए को ये इसकी वाटर पंप्स जो है ये जो जिसका दिल चाह रहा है वो इसको अब रिलीजियसली बंद करवाना पड़ेगा। दूसरा सीडीए अवेयर है इस चीज़ का, यहाँ पर 2-3 बार ऐसे प्रोजेक्ट्स हुए हैं जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कोशिश की गई है और जहाँ तक मुझे पता है कि इसके लिए सीडीए का स्टाफ बाकायदा ट्रेनिंग्स भी लेके आ चुका है। जापान गई थी सीडीए के स्टाफ और वो उससे उसके बाद इन्होंने 2-3 बार प्रोजेक्ट्स, मुझे इम्तियाज़ इनायत इलाही साहब का जब व्हेन ही वाज़ द चेयरमैन सीडीए उनका एक दौर में याद है कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था और E7 और इस बेल्ट में मागलास की बेस में बाकायदा जो है ना वेल्स वो बनवाए गए थे। कुछ पार्क्स के अंदर भी बने थे, लाइक I8 का एक पार्क मुझे याद आता है कि उसमें भी मैंने देखे हैं। तो उसके बाद भी मतलब है कि लोगों को पता है, अवेयर भी हैं, लेकिन ये है कि उसके ऊपर जो है इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है। उस काम को अब बहुत ही प्रायोरिटी के ऊपर हमें करना पड़ेगा, अदरवाइज़ जो है हम थोड़े ही अरसे में पानी के ऊपर बाकायदा झगड़ों की सूरत में आ जाएँगे।
दूसरा, हम जब शुरू में आए थे इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद में जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट के सेक्टर से मेरी मुराद वो सेक्टर्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट अकोमोडेशन बनी हुई है, जो कि सरकारी मुलाजमीन को अलॉट होती है, स्टेट ऑफिस अलॉट करता है, मेंटेन ज़्यादातर उसमें से सीडीआई ही कर रहा है। तो वो जो सेक्टर्स थे उनके अंदर वाटर मीटर्स हुआ करते थे, वो ख़त्म हो गए और उसी वक्त ही, उसी दौर में ही ख़त्म हो गए। तो उसके बाद किसी ने ये कोशिश नहीं की। अब सीडीए जो है ना, फिक्स चार्जेस हर घर से एक वो ले लेता है, क्वार्टरली आपका बिल आ जाता है और वो बड़े नॉमिनल चार्जेस है। उसका नुकसान क्या हो रहा है कि मिस यूज़ ऑफ वाटर बहुत हो रहा है। अभी आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, जिन भाई के पास बोर है उन्होंने पाइप लगाया होगा और वो अपना पोछ तो धोएंगे ही, वो सड़क भी धो रहते हैं। अब और सही कसर सर, हाँ जी, सोलर ने निकाल दिया, वो बिजली का भी डर नहीं है कि बिल भी आएगा, तो बिल्कुल शायद ऐसे ही। चला के वो चले भी जाए तो नहीं कोई उसके ऊपर चलान्स भी करते हैं, सीडीए के इंस्पेक्टर्स भी आते हैं, लेकिन वो हर जगह तो नहीं पहुंच सकते। ये तो एक सोशल बेसिक सिविक सेंस है जो कि हर स्टार्ट के अंदर होनी एक मैकेनिज्म था, आप मीटर लगाएं, नोट करें जो यूज कर रहा है, ये बोरिंग और आप इसका- पाबंदी करें, जी। बोरिंग आप अलाउ ही ना करें। ये सारा मॉडल, सॉरी मैं आपकी बात करी, ये सारे मॉडल्स प्राइवेट सोसाइटीज ने अडॉप्ट कर लिए, वो अब उन्हीं को अच्छे तरीके से चला रही हैं, जबकि आप जिसके पास सब कुछ है, मशीनरी है, स्टाफ है, सब कुछ है, और आप उसको नहीं कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन का फुकदान है सर आगे ताकि तमाम प्रॉब्लम्स को हम थोड़ा थोड़ा जो है जी, हम इसको जरा तेजी से करते डिस्कस कर लें। सर मैं हेल्थ पे आता हूँ हैं। जी, इसके बाद जो मेन इशू होता है वो हेल्थ का होता है। इस्लामाबाद में सर ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो भी बीमारी मुल्क में आती है वो इस्लामाबाद से शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वही आपकी बात है कि हर प्रोविंस से, हर जगह से जो लोग हैं वो मौजूद हैं, और फिर जैसे कोई बीमारी है वो ट्रैवल करके, या जिस तरह भी, तो कोविड है तो यहाँ पे शदीद होगा, डेंगी है तो यहाँ पे अखीर हो जाएगी। लेकिन उसको मद्देनज़र रखते हुए और आबादी को देखते हुए हमारे जो गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि हम इंतज़ामिया की बात करें, तो हमारे हॉस्पिटल्स शायद वो कैपेसिटी नहीं है, या उसमें वो वही बात है कि कोई नए न्यू हॉस्पिटल्स जो है वो नहीं बनाए गए, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो आप ज़रा हॉस्पिटल्स के बारे में मुझे ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में कब लास्ट जी, हॉस्पिटल बना मैं था? इस पे थोड़ा सा इसको कैटेगराइज करता हूँ। देखें, मैं हॉस्पिटल्स में ना मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। एक सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल जिसको हम कहते हैं टर्शरी हॉस्पिटल, जिसमें तकरीबन तमाम अमराज के लिए जो है ना वो फैसिलिटेट किया जाता है। तो इस्लामाबाद में 2 ही टर्शरी हॉस्पिटल्स अब तक बन सके। एक जो सबसे पहला बना था पॉलीक्लिनिक, वो लेट 60s में 70s में वो ऑपरेशनल हो गया था। उसके बाद 80s में पिम्स बना था, और ये पिम्स भी उस वक्त ज़ियाउल हक साहब का टाइम था, और ये जायका के स्पॉन्सरशिप पे बना था, उसकी फंडिंग जापान ने करी थी। तो उसके बाद से अनफॉर्चुनेटली कोई भी टर्शरी हॉस्पिटल इस्लामाबाद में नहीं बन पाया। वही पॉडकास्ट और बाद स्टार्ट में सर मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि 90s के बाद कुछ नहीं हुआ है इस शहर में। मैं वो उसकी बात करूंगा। देखिए, उस वक्त शहर था G8 तक का, G8 का ये पिम्स जिसे था, हम मिड ऑफ सिटी कहते हैं आज। मिड ऑफ सिटी। अब तो अगर मैं देखूं तो वो मेरा ख्याल है अब शायद ये मोटरवे वाला जो राउंड अबाउट है यहाँ चला गया है, अच्छा, जो जिस तेजी से आगे को ग्रोथ से जा रही है। अदरवाइज हम 0 पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं जब भी है, तो 0 पॉइंट के साथ ही ये G8 अभी डेवलप हो रहा था। उस वक्त ये पिम्स बनना शुरू हुआ था, और ये पिम्स के बाद से लेके आज तक इस्लामाबाद में कोई टर्शरी हॉस्पिटल नहीं बन सका। सेकेंडरी हॉस्पिटल इस्लामाबाद में है ही कोई नहीं, अगर कोई है तो शायद तो इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। हाँ, इस वक्त जो शुरू के सेक्टर्स थे उसमें बेसिक हेल्थ यूनिट्स थे, डिस्पेंसरी कहा जाता था उसको, कि वहाँ पर एक ना जो ओपीडी को ट्रीट कर लिया जाता था, इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स भी मिल जाती थी। इस्लामाबाद के साथ एक और जो है वो डिलेमा ये भी है कि इस्लामाबाद जो है सिर्फ अपने शहर के मरीजों को नहीं केटर करता, बल्कि यहाँ पर तकरीबन केपी का भी मोर देन 30% पेशेंट आता है, अब भी आ रहा है। तो इसी तरह से जो है पंजाब से भी लोग आते हैं ऊपर। आप अगर इस तरफ मरी का ऊटा और ये वाला एरिया है, तो इनके पास भी कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं थी। अभी नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा ने एक शामली सैनिटोरियम जो हुआ करता था, ये टीबी के पेशेंट्स को केटर करता था, वहाँ पर एक अभी एक हॉस्पिटल उन्होंने इनॉग्रेट करा है। तो मरी के लिए वो मेरा ख्याल है वो शायद इस लेवल का वो पहला हॉस्पिटल है, तो वो लोगों को भी इधर ही आना पड़ता था। अब इस वक्त इस गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक जिना हॉस्पिटल के नाम से एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किया, और इससे पहले जब केयर टेकर गवर्नमेंट थी तो एक
200 बेड का हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ है G11 मरकज़ में, तो 2 हॉस्पिटल्स अब ये आगे बन रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये अभी भी कम है। स्टिल मतलब हाँ क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो मेडिकल ट्रीटमेंट जिसको लेना पड़ जाए, सर वो शायद हमारे मुल्क में 2% लोग हैं जी जो वो ट्रीटमेंट ऐसा ही है। अफोर्ड कर क्योंकि सकते अगर आप ये देखें तो अशफा, मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं कि ये बेसिकली ज़ियाउल हक साहब के टाइम पे अमेरिकन डॉक्टर्स ने ज़ियाउल हक साहब को अप्रोच किया था कि हम यहाँ पर एक चैरिटी हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्लॉट दिया गया था जिस पे अब शिफा हॉस्पिटल है। बाकी आप इसको बेहतर जानते हैं, मैं बाकी सब इसकी लोग जानते हैं वो आप तो इसी तरह से अब आप देख लें कि प्राइवेट सेक्टर में ही अब ज़्यादातर हॉस्पिटल्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक उस फील्ड को डील कर रहे हैं। जैसे अब कुलसूम हॉस्पिटल है तो वो इट इज़ नोन फॉर मतलब उसकी ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट इश्यूज़ वो उसके लिए है। इसी तरह से अब अगर आप G8 की तरफ आ जाएं तो यहाँ पर लैब्स का भी बिज़नेस माशाल्लाह बड़ा फ्लरिश कर रहा है, और बाकी भी हॉस्पिटल्स प्राइवेट बहुत ज़्यादा हो गए। तो ये इसका बर्डन है, जो सिटीज़न है यहाँ के रहने वाले या जो भी बाहर से भी इवन अगर ट्रीटमेंट के लिए आता है, वो हर बंदा यकीनी तौर पे इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत ही मुश्किल है। खुदा ना खास्ता अगर कोई मरीज़ किसी क्रॉनिक उस डिज़ीज़ में चला जाता है जहाँ पर उसको कोई ज़रा लंबे अरसे के लिए एडमिट होना पड़ता है, तो वो तो फिर वो अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बेचता है। बिल्कुल ऐसा तो ये है प्रॉब्लम। हाँ ये मतलब क्योंकि हेल्थ में सर देखें कि वही अगर बेशक हम बात करें कि केपी से आ रहे हैं या कहीं से, वो पाकिस्तानी है मतलब अगर वो कैपिटल में आ रहे हैं क्योंकि फैसिलिटी है तो हम हमें ये नहीं कि वो आ रहे हैं तो उससे हमारा सिस्टम खराब हो रहा है, हमें कुछ चीज़ों को बढ़ाना चाहिए ताकि एटलीस्ट हम उनको भी उसका accommodate- बर्डन आ रहा है हॉस्पिटल्स पे, और वो मतलब एक तो शहर की पॉपुलेशन फिर बाहर से भी आ रहती है, और तो वो शहर शहर पॉपुलेशन भी हम जो अभी आजकल प्रोविंस की बातें भी हो रही हैं, तो वो शहर वाकई इस हद तक बढ़ चुका है कि एक प्रोविंस के इक्वली इनको कंसिडर कर रहे हैं। जी हाँ, मतलब At प्रपोजल्स least हैं हाँ, उसके ऊपर बात हो रही के है। ऊपर सर इसके बाद मैं वही कि जब हर बात से मैं कह रहा हूँ कि जो पुराने इस्लामाबाद वाले लोग थे, क्योंकि वही बात है कि जब हम उनसे सुनते हैं तो वो जो बातें करते हैं तो हमें लगता है कि यार हम तो फिर नीचे मतलब जा रहे हैं बजाय इसके कि हम बेहतरी की तरफ जाते, हम तो तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं हर डिपार्टमेंट में। सेम विद द एजुकेशन सर, इस्लामाबाद में अगर हम जो ग्रेजुएट्स हैं 80s के 70s के 90s से जो हमारे स्कूल्स हैं मॉडल जो होती हुआ उनसे मिलते हैं, तो उनकी जो ग्रूमिंग थी, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, उनकी जो कंपटीशन था वो नेक्स्ट लेवल। मतलब एक होता है कि यार आप स्कूल से हो तो मोस्टली, लेकिन उसके साथ साथ प्राइवेट स्कूल्स आए, उन्होंने अपने निज़ाम को बेहतर किया और उन्होंने सिस्टम बेहतर बनाए, प्राइवेट एजुकेशन बेहतर की। लेकिन अगेन वही उनकी फीसेस इतनी ज़्यादा हैं कि वो अफोर्ड नहीं हो सकती। लेकिन अब मजबूरी बन चुकी है इस्लामाबाद के शहरियों की कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाएं, क्योंकि वो अभी नहीं समझ रहे कि इस लेवल की एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट स्कूल दे रहे हैं। तो ये क्या बात सच है कि वाकई स्कूल्स जो हैं इनमें तनज़्ज़ुली आई है, इनके एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें? देखिए ये बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है। हम अगर इस वक्त जितनी भी हमारी ब्यूरोक्रेसी बैठी है जो इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं लोग, अगर आप इनका बैकग्राउंड देखेंगे तो ये 99% लोग जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स के ही ग्रेजुएट हैं, या मतलब है कि वहाँ से ही निकले हुए हैं। हम तो सर जिसमें- प्राइवेट मतलब लाइफ में पूरा दिन होते हैं, प्राइवेट लोगों से मिलते हैं, तो जो अच्छे बिजनेसमैन जो बाहर पाकिस्तान या कहीं भी, तो वो भी सेम विद मॉडल स्कूल्स। जितने भी हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इवन जुडिशरी में आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा जस्टिस अतहर मिनल्लाह ICB में गए हुए थे, उनकी एलुमनाई में है वो। इस तरह से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, ये मुझे पता है वो 6 नंबर स्कूल की पढ़े हुए हैं। तो मतलब इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी में बहुत लोग हैं जो अभी एजुकेशन के सेक्रेटरी थे, मोइनुद्दीन वानी, वो भी ICBN है। तो इसी ये ICB हो गया इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़, मैं इसको ज़रा डिटेल में बता दूं। इसके अलावा भी मॉडल स्कूल्स थे, और जो ये जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स की पैट्रनेज में ये स्कूल्स थे, ये बेहतरीन एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे थे। 15 से 20 साल पीछे अगर आप चले जाएं तो ये एकेडमीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, ट्यूशन का भी इवन कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वो टीचर इतनी मेहनत करवा देता था कि बच्चे को ये एडिशनल क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब एक तो एजुकेशन भी एक बिज़नेस बन गया है, और दूसरा अब जब बिज़नेस बनता है तो उसमें एक अट्रैक्शन डाली जाती है। तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने अपने इदारों को इतना अट्रैक्टिव कर दिया है
कि वो उसके ऊपर पेरेंट्स जो है ना वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी ठीक है, वो मैं उसको बहुत आला कैटेगरी में नहीं डालता, बट ये है कि अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, साथ साथ वो जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो अब गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं है। बच्चे की सिक्योरिटी बहुत मैटर करती है, फिर बच्चे को एनवायरनमेंट जो वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है वो एयर कंडीशन इन्वायरमेंट्स में पढ़ रहे हैं, बच्चों को बेहतरीन कैफेटेरिया की फैसिलिटी मिल जाती है, फर्स्ट एड की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। बच्चे का जो पेरेंट्स जो सबसे ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि उसका फीडबैक आ रहा होता है मुस्तकिल, वो ये प्राइवेट स्कूल्स में, ऑल्दो वो शायद कॉस्मेटिक भी हो, लेकिन ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ना ये गवर्नमेंट स्कूल्स लैक करना शुरू हो गया। और दूसरा फिर वही बात आ गई कि शहर इतना ग्रो कर गया कि अब वो गवर्नमेंट स्कूल्स पूरा ही नहीं कर पा रहे। उसमें फिर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स हुए, एजुकेशन मतलब इवनिंग शिफ्ट्स ऐड की गई, जो कि अब शायद फिर दोबारा से बंद कर दी गई हैं। लेकिन ये है कि वो इसलिए किया गया कि किसी तरीके से जितना भी ये बचा है इसको कैटर किया जा सके। इस्लामाबाद में ज़ाहिर है कि उस तरह आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की रेशो तो वैसी नहीं है जैसे कि बाकी हमारे शहरों में या बाकी सूबों में है। तो यहाँ चूँकि एक वो अर्बनाइज्ड क्लास ज़्यादा है, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस भी है, तो बच्चों को स्कूल तो बहरहाल पेरेंट्स भेजते ही हैं। वो अब उसकी फाइनेंशियल एक कैपेसिटी है कि वो कहाँ तक अफ़ोर्ड कर सकता है। तो ये जो एक सस्ती एजुकेशन थी और क्वालिटी एजुकेशन थी, इसके ऊपर भी फ़ोकस की ज़रूरत है। लेकिन ज़ाहिर है कि ये तो फिर अब इसके लिए रेलेवेंट इदारों का आपको ये भी पता है कि एजुकेशन जो है वो अदरवाइज़ अब ये एक डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है। तो अब इसको तो इस्लामाबाद को अपना जो है उसका मैकेनिज़्म अलहदा से ही डेवलप करना होगा। प्राइमरी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है, उसी को थोड़ा-सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन ये है कि ये अब बात वही है कि प्रायोरिटी अटेंशन किस तरफ जाती है, तो वो उसको देखना तो अब वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है। सर अभी मैं एक क्वेश्चन करूँगा, शायद थोड़ा आपको हार्ड भी लगेगा। वो इस तरह है कि सर बीइंग अ लैंडस्केप स्टूडेंट मेरा सब्जेक्ट भी है। अब हमने बेसिक चीज़ों पे बात की जिन पे पैसा नहीं लग रहा, जिन पे जो है वो कोई हमें ऐसा रिज़ल्ट आप भी नहीं बता सके और हमें खुद भी नहीं नज़र आता है कि कोई इसमें कोई हेल्थ में, पानी में या कहीं पे कोई जो है वो ऐसा रिज़ल्ट आया हो। लेकिन एक और फ़ील्ड जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, जिसका मैं स्टूडेंट भी हूँ, उस पे बहुत ज़्यादा पैसा भी लग रहा है, वो एस्थेटिक है, वो लैंडस्केप है। आपसे भी सर मैं पूछना चाहूँगा कि क्या ये जो करोड़ों रुपए का कोरियन ग्रास आप भी समझते होंगे लगाया जा रहा है, ये एक स्पीशी है स्पेसिफिक जो कि कॉस्टली होती है और कारपेट फॉर्म में आती है और पाकिस्तान का सबसे महंगा नेचुरल ग्रास है। तो ये जो लगाया जा रहा है करोड़ों रुपए का ग्रास, फिर कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि हमारे इन्वायरमेंट के नहीं हैं, जो कि स्पेशल तैयारों पर भी आ जाते हैं लेकिन यहाँ पर मर जाते हैं। और इस तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें भी, डिफॉरेस्टेशन का भी थोड़ा हुआ कि कुछ प्लांट, एक स्पेसिफिक प्लांट जो था वो काटा भी जा रहा है, धड़ाधड़ उसकी कटाई शुरू है क्योंकि वो पोलेंस जनरेट करता है और एलर्जी होती है उसकी तरफ। तो ये वो तमाम काम है जो कि मेरे बीइंग अ स्टूडेंट अगर मेरा क्वेश्चन होगा तो मुझे लगता है कि ये डिस्ट्रक्शन है। लेकिन आप सीनियर हैं, आप बेहतर जानते हैं, तो आप मुझे इसके बारे में थोड़ा गाइड करें कि क्या मेरा क्वेश्चन वैलिड है या फिर मैं गलत। देखें, चूँकि ये मेरा भी फ़ील्ड है और आपका भी इसी के अंदर एक्सपीरियंस है, हम इसको मुख्तलिफ़ आपने चीज़ें की, तो इसको हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब शहर की एक लैंडस्केपिंग की जाती है ना, तो उसकी एक अर्बन लैंडस्केप उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अर्बन लैंडस्केप के जो एक प्राइमरी एक जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो ये होता है कि ईज़ी हो मेंटेनेंस, जी। मतलब, और वो लो कॉस्ट हो। आप जब लो कॉस्ट की बात करते हैं तो देखें, हमारे ये जो इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे जो मीडियंस हैं, ये इसके अंदर नेचुरल ग्रास जो उग रहा है, अगर उसको ही सिर्फ प्रॉपरली अगर उसकी मॉविंग हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो एक ग्रीन लुक देगा। और देखें आप, मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूँ कि एक जो एक हॉबी गार्डनर है, उसने एक घर में लॉन बनाया है, और उसका लॉन से कोई 50 फीट बाई 30 फीट का है, और उसके अंदर वो ये कोरियन ग्रास लगाता है।
तो आप ना उससे जब कभी इंटरव्यू करते हैं या पूछते हैं तो वो आपको बताएगा कि यार मैं किस अज़ाब में पड़ गया हूँ इसको मेंटेन करने के जी। लिए मुझे माली को 15,000 20,000 रुपया देना पड़ता है, फर्टिलाइजर, मेरी मोइंग, मेरी सारी जो फिर कॉस्ट, टर्माइट्स के लिए और ये फिर फ्रॉस्ट। मतलब है कि अगर हम उसको समराइज करें तो इसकी इंटेंसिव मेंटेनेंस है। मतलब है अब ये अगर आप सिर्फ फॉर कॉस्मेटिक पर्पस किसी भी एक देखें, अब ये तो फिर अब डिपेंड कर रहा है ना कि आपका फोकल पॉइंट क्या है। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ समझाने के लिए आपको। मैं एक बात कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है हमारी, शाहराह दस्तूर। तो ये पूरी अगर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में सेंट्रल मीडियन चल रही है और उस पे वो जाके कल्मिनेट हो रही है, बल्कि कल्मिनेट तो नहीं हो रही, उसके सेंटर में डी चौक आ जाता है और उसका राउंड अबाउट है। तो आपका फोकल पॉइंट इस पूरी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में वो राउंड अबाउट बनता है। अगर राउंड अबाउट के अंदर आपने ऑर्नामेंटल ग्रास यूज़ करनी है तो वो समझ आती है, उसकी लॉजिक है कि वहाँ से अब सबसे ज़्यादा लोगों ने देखना है उस जगह को। बाकी जो जगह है उस पे मेंटेन कौन करेगा? और उसी के नतीजे में होता ये है कि इस्लामाबाद हाईवे एक्सप्रेसवे जो है इस पे मेरा ख्याल है सैकड़ों ट्रक लगे थे। जी। अब आप मुझे वहाँ पर कोरियन ग्रास दिखाइएगा कि कहाँ है। नहीं है, बिल्कुल। तो इसी तरह से दूसरा अब इसके अंदर फिर आ जाता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात। लैंडस्केप में भी ट्रेंड्स आते हैं। आपको याद होगा कि एक दौर आया था जब फाइकस यूज़ किया जाता था, सिंपल सादा फाइकस इस्तेमाल लाइक रबर प्लांट हुआ करता था। उसके बाद एक टाइम आया कि लैंडस्केपर्स जो हैं वो डेट्स की तरफ, खजूरों की तरफ शिफ्ट हो गया। तो आपको हर जगह पे जो है ना वो खजूरें नज़र आना शुरू हो गई। इस्लामाबाद की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं तो बीच में पाइन्स की तरफ एक ट्रेंड बहुत आया कि जी हर जगह पे चीड़ लगा दी जाए। अच्छा, उसके बाद आजकल जो उसमें ट्रेंड आया है उसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स पे है, जिसमें ख़ास तौर पे फाइकस का अगर हम जिक्र करें तो फाइकस में उसमें लाइक उसके मल्टी हेड्स यूज़ हो रहे हैं, कोन्स आ रही हैं, बॉल्स आ रहे हैं, पांडा फाइकस जो लेयर्ड फाइकस है। अगर आप जनरली सड़कों पे घूम के देखें तो ये सारे भी वो प्लांट्स हैं जिनकी इंटेंसिव मेंटेनेंस चाहिए, जिसके ऊपर एक कैंची वाला चाहिए, आपको इसकी रेगुलर स्प्रेज चाहिए, आपको इसको फर्टिलाइज करना पड़ता है, फिर इसको लेके आप सर्दियों में ऊपर खड़े होते हैं। हाँ, गर्मियों में आपको फिर उसको शेड देना होता है, पानी आपने पूरा करना है। हाँ, पानी भी आपका टैंकर्स के साथ आ रहा है। बिल्कुल। तो वो जो है मैं मेरा अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसकी जगह पे आप इजी मेंटेनेंस वाली श्रब्स यूज़ कर लें, जो कि आपको फ्लावरिंग का भी इम्पैक्ट दे रही हो और जो है वो उसके साथ उसकी आप और सॉरी मैं आपकी बात काटूं, स्टिल हम पुराने इस्लामाबाद में जाते हैं तो हमें खूबसूरत वो लगता है, जहाँ पे आज 25 से 30 साल पहले जो नेटिव फ्लोरा था वो लगा दिया गया। अब वो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि आपने एक प्रोजेक्ट करा, अभी हम बात कर लेते हैं पेशावर मोड़ फ्लाईओवर की, कि उसके ऊपर अब आप उसकी कॉस्ट निकाल लीजिए जो प्लांटेशन की आई थी, और आज आप चले जाएं, आप उसमें से देखें कि कितने प्लांट्स बाकी सरवाइव कर रहे हैं और उनकी इस वक्त फिजिकल कंडीशन क्या है और घास की क्या हालत है। मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूँ। एक सर एक और मैं भी आपको एग्जांपल याद करवा दूं कि हमारा सब्जेक्ट है, आप फैजाबाद क्रॉस करते हैं ना तो आपके राइट लेफ्ट एक प्रोजेक्ट हुआ था जिसमें 3-3 क्वीन पाम के सेट लगे थे, 4-4 और भी पाम्स थे, प्लांट्स भी थे। वो अब वहाँ पे जो वाइल्ड ग्रास है उसने पूरा टेक ओवर कर दिया है, कुछ हेजेस है और कुछ, लेकिन वो स्टिल खूबसूरत लग रही है। तो इसका मतलब है कि उन्हीं को अगर मेंटेन शुरू में कर लिया जाता, ये एडिशन जो करोड़ों का हुआ ये ना होता तो भी चीजें बेहतर। मतलब मैं इसको ये कहता हूँ कि ये देखें रिसोर्सेज वेस्ट हुए जी। मतलब दूसरी तरफ हम बात कर रहे थे कि हमारा एजुकेशन प्रॉब्लम है, पानी प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, ये चीजें प्रॉब्लम है जिन पे पैसा लगना चाहिए, और हम इस तरफ बात कर रहे हैं कि आपने उस तरफ रहना है, तो एक सोल्यूशन ही हम दे रहे हैं जी कि आप मतलब उसमें रहें। अभी इसके अंदर आप हम चूँकि अब बात लैंडस्केपिंग की तरफ चलने के लिए है तो ये हमारा ज़रा एक वो दुखती रग भी है। तो अभी आप ये देख लें कि कुछ अरसे से हम सिर्फ अगर एनुअल्स की बात करें तो हम लोग जो है ना वो हाइब्रिड एनुअल्स के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं कि इम्पोर्ट करवाते हैं और उसका हाँ जी, अभी मैरीगोल्ड का सीज़न चल रहा है इस वक्त भी इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे, मतलब मेरा ख्याल है हज़ारों शायद लाखों मैरीगोल्ड लग रहा होगा, से वो तैयार होता है। अब मैरीगोल्ड का सीड जो है इस बार जो ये जापानीज़ कंपनी है स्काटा जहाँ से आ रहा है, इनका सीरीज़ है आपको पता ही है, तो इसका 7 रुपये 20 पैसे एक बीज कॉस्ट कर रहा है। बिल्कुल है, ये कॉस्ट कर रहा है।
तो इसको ग्रो करने का इसके ऊपर जो कॉस्ट है वो अलहदा है, फिर आपने चूँकि प्रोक्योर करना है क्योंकि ये थर्ड अब पार्टी तो थर्ड आपका पार्टी का वो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफ़िट डालें और अनफॉर्चुनेटली उसको उस तरीके से मेंटेन करना जो है वो बहुत मुश्किल है, मतलब इट्स रादर क्लोज टू इम्पॉसिबल। तो उसका क्या होता है कि उसमें से 30-40% वैसे ही वेस्ट हो रहा है। तो ये इसकी कॉस्ट देखें कहाँ जा रही है, और ये 15 दिन का सारा जो है ना वो एक साइकिल होगा। जी, मतलब जो उसकी तो मेरा ये कहने का मकसद है कि उसकी जगह पे आप फोकल एरियाज़ के ऊपर करें, जहाँ पर अगर आपने F1 का एक इम्पैक्ट देना है और बाकी अगर आपने फ्लावरिंग करनी है तो आप अपने जो है लोकल फ्लावर्स यूज़ करें। स्प्रिंग में तो बहुत बड़ी वैरायटी है, और इसी तरह से वो हम समर में भी कर सकते हैं। नहीं है तो आप थोड़ा सा लैंड को छोड़ दें, खाली उसको ज़रा लेट इट ब्रीथ, तो उसके बाद वो दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये इन चीज़ों को थोड़ा सा सबको मैं एनवायरनमेंट रिमाइंड करवा दूं, जो लाखों दरख्त हम काट रहे हैं। जी, मैं वो पेपर मलबरी की आप बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आपको पता है पेपर मलबरी को हम ब्रेसिनेशिया बोलते हैं टेक्निकली। ब्रेसिनेशिया में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं Scientifically, कि इसमें मेल और फीमेल प्लांट्स अलहदा हैं। अच्छा, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? फीमेल प्लांट के ऊपर जो है वो बॉल शेप का रेड कलर का उसका फ्लावर, मतलब उसका फ्रूट आता है। अच्छा, जो मेल प्लांट्स हैं उस पे फिंगर लाइक उसका जो फ्रूट है वो है। अच्छा, पोलन ज़ाहिर है वो मेल जो है वो स्प्रेड करता है। देखिए, आप अक्रॉस द बोर्ड जो है ना उसको मत काटें, मेल स्पीशीज़ को आइडेंटिफ़ाई करें और उनको निकालें, जो कि मेनली पोलन जी कॉज़ कर रहे एटलीस्ट हैं। आपके हाफ तो सेव होते हैं। अच्छा, दूसरा ब्रासिनेशिया का एक और इश्यू है कि ब्रासिनेशिया मॉइस्चर लविंग प्लांट है। अगर आप जनरली घूम रहे हैं ना, तो ये चीज़ ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि इस्लामाबाद के अंदर ब्रासिनेशिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो नालों के साथ है, और वो नालों से उसको मॉइस्चर मिल रही है। सीडीए ने इस साल एक बड़ा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है कि जिसके अंदर ये क्योंकि एलर्जी के पेशेंट्स इस अलार्मिंगली वो बढ़ रहे हैं, तो उनको इसको कंटेन करने के लिए इसको वो रिप्लेस करना चाह रहे हैं, और उसके अंदर आजकल मैसिव कटिंग हो रही है। तो एक तो ऑलरेडी जो है वो हमारा ग्रीन कवर वो ड्यू टू द डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ वो ऑलरेडी कम हो रहा है। दूसरा इस तेज़ी से हो रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि इसको अगर फेजेस में किया जाता, अब देखें ये रीग्रो करेगा। रूट्स से निकाल रहे हैं। जी हाँ, मैं वही बात कर रहा था कि रूट से ही निकलना है, इसका सोल्यूशन यही है। तब निकाल भी रहे थे, लेकिन अब जो ये एक्टिविटी चल रही है ना उसके अंदर, अब देखें अगर आप कॉन्ट्रैक्टर ही पे छोड़ देंगे ना तो वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखेगा। बिल्कुल है। अब वो रूट्स के ऊपर उसका जो कॉस्ट आ रही है निकालने की, वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा, तो उसमें वो हर तरीका इस्तेमाल करेगा। वो इसलिए अब आप इसको अगर फेजेस में कर लें और एक एरिया जिसको आपने क्लियर किया उसको अंडर ऑब्जर्वेशन एटलीस्ट फॉर 3 इयर्स, 3 एक साल आप देखें कि जो प्लांट रीग्रो कर रहा है उसको दोबारा से रिमूव करें, और उसकी जगह पे आप उसको रिप्लेनिश भी करते जाएं लोकल स्पीशीज़ के साथ। और जिन स्पीशीज़ के ऊपर कम से कम आपका इतना तो हो नॉलेज के यार ये लोकल हैं और ये पोलन या कोई और एलर्जी कॉज नहीं करेंगी। जी। देखें, दूसरा एक और अभी ये इन्वेजिव स्पीशी है। अगर आप ब्रासिनेशिया को देखें, इन्वेजिव स्पीशी की मैं थोड़ी सी अगर एक्सप्लेन कर दूं कि ये वो पौधा होता है जो कि किसी अपने एनवायरनमेंट से निकल के कहीं और गया और इसने उस लोकल फ्लोरा को ओवरकम कर लिया। तो अगर अब अभी मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं, तो अगर आप M1 है ना, ये मोटरवे M2 लाहौर के लिए जाएं, M2 है। तो आप चक्री से लेके कलर कहार तक का जोन में ज़रा इस बार ऑब्जर्व करते हुए जाइएगा। देयर आर लाइक मिलियंस ऑफ ब्रासिनेशिया ट्रीज नाउ देयर, और वो अब आहिस्ता आहिस्ता वो उसको ओवरकम करते जाएंगे अगर अभी वो कंट्रोल ना हुआ तो मतलब है कि हाँ, वो चूँकि मोटरवे है, हो सकता है कि हमें उसका कोई प्रॉब्लम ना आ रहा हो, मतलब ये लाइक एलर्जी का, वो पोलन्स का, और वो बड़ी तेज़ी से ग्रीन कवर भी दे देगा, लेकिन ये है कि वो अब ओवरकम कर रहा है। तो ये अब इस्लामाबाद से बाहर भी जा रहा है मलबरी, ये मैंने कहा आप मतलब है कि सर मैं उसी चले लैंडस्केप पे तो सर हम घंटों बैठ सकते हैं, जी, जी। तो बात हो सकती है। जरा पॉडकास्ट को कंटिन्यू करते हैं। जी, सर जिस तरह मैंने बात की थी वही स्टार्ट वाला मेरा क्वेश्चन कि मुझे लगता है जो मैंने बड़ों से सुना कि 90s तक
काम हुई है जो हुई है, क्योंकि खैर एक डेवलपमेंट फेज़ भी था, बन रहा था, लेकिन आबादी इतनी ज़्यादा हो गई कि आगे काम कंटिन्यू रहने चाहिए थे। तो इसी लैंडस्केप से रिलेटेड लास्ट के अर्बन पार्क जो थे वो हमारे हुँ। जो है, क्या हमने कोई उसके बाद नया अर्बन पार्क बनाया है, या उन अर्बन पार्क को हम क्या उनकी मेंटेनेंस का हक अदा कर रहे हैं? देखिए इस वक़्त इस्लामाबाद में करीबन 4 अर्बन पार्क्स हैं, जो कि बहुत बड़े पार्क्स हैं, जो जिसमें सबसे बड़ा तो ज़ाहिर है कि F9 पार्क, जिसको फातिमा जिन्ना पार्क कहते हैं। इसके अलावा लेक व्यू पार्क है। फिर उसके साथ रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन थोड़ा-सा, मतलब इससे इस कैटेगरी में हम सब अर्बन पार्क में भी उसको कैटेगराइज़ कर सकते हैं। और एक और पार्क है, उसका इस वक़्त मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, जो लेक व्यू पार्क के साथ प्रोमेनेड वाली साइड पे जो है वो भी एक काफ़ी बड़ा पार्क है। और दूसरा, अच्छा, जो डेवलपमेंट के हवाले से F9 पार्क के बाद इस्लामाबाद में कोई अर्बन पार्क नहीं बन पाया। ये अनफॉर्चुनेट है। जो अब नए सेक्टर्स बन रहे हैं, इसके साथ कहीं न कहीं पर ये अर्बन पार्क एक आधा होना चाहिए। क्योंकि उसकी वजह से जो प्रेशर है वो लेक व्यू पार्क पे, एक तो वैसे ही वो उसकी लोकेशन की वजह से, क्योंकि जो विज़िटर मरी की तरफ जा रहा होता है या वापस आ रहे होते हैं, वो लोग वहाँ पर ठहरते हैं। अच्छा, अर्बन पार्क्स की 2 इश्यूज़ हैं, एक तो मेंटेनेंस का, और दूसरा जो हमने पहले बात की कि डेवलपमेंट की। तो मेंटेनेंस की तरफ अगर हम आएँ, तो देखिए अगर तो पार्क के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी ना, तो उस पार्क को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। ज़ाहिर है कि उसकी वजह से विज़िटर के लिए भी अट्रैक्शन बढ़ती है। अब उसमें भी 2 किस्म की एक्टिविटीज़ हैं। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि माँ-बाप का खर्चा है। मतलब है कि बच्चों के लिए एक ना कोई अट्रैक्शंस बनाई जाए। दूसरी हैं फूड से रिलेटेड या खाने-पीने की एक्टिविटीज़। तो लेक व्यू पार्क में माशाल्लाह दोनों ही बहुत जो है ना ज़रूरत से ज़्यादा हैं। वो ख़ास तौर पे वहाँ पर हुआ ये है कि सीडीए में 2 किस्म की लाइसेंसिंग होती है। एक एनवायरनमेंट वाले कर रहे थे, और एक डायरेक्टरेट ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पर लाइसेंस दे रही थी। तो अब वहाँ पर जो है वो कियोस्क और इसी तरह से फूड के स्टॉल्स और वो जी, जी। शायद ज़रूरत से ज़्यादा हो गए हैं, और उसकी वजह से कुछ थोड़ा-सा मैनेजमेंट का भी इश्यू आ रहा है। उसके साथ-साथ जो है बाकी है अब पार्क की जनरल मेंटेनेंस, जिसमें वहाँ की गैजेट्स की मेंटेनेंस है, वहाँ की फेंसेस की मेंटेनेंस है, वहाँ के फुटपाथ्स की है, वहाँ की लाइट्स की है, वहाँ पब्लिक सर्विसेज की है, जिसमें टॉयलेट्स हैं, मतलब है ख़ास तौर पे ये सारा कुछ जो है ना, ये पब्लिक पार्क की जो एक अर्बन पार्क है उसकी एक रिक्वायरमेंट होती है। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं, इसके लिए एक प्रॉपर एक मैकेनिज़्म चाहिए। तो उसका मेरे नज़दीक एक आसान तरीन हल ये है कि यहाँ से इन पार्क्स में से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है अच्छा खासा। यहाँ पार्किंग जो है वो भी आउटसोर्स की गई है। इसके अलावा एंट्री टिकट भी था। उसके साथ-साथ जो भी जितने भी ये गैजेट्स हैं, ये जितने भी ये प्रोजेक्ट्स बेस्ड हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को ये अवार्ड किए गए हैं, तो वो भी विज़िटर से अच्छे खासे पैसे ले रहे हैं। तो यहाँ से रेवेन्यू की मद में अच्छा खासा जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और वो रेवेन्यू जो है वो उसी पार्क के ऊपर अगर लगता रहे, तो मेरा ख़्याल है उसकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत अच्छी हो सकेगी। दूसरा आ जाते हैं सेक्टोरल पार्क्स। सेक्टोरल पार्क्स आम जो सेक्टर के रेज़िडेंट्स होते हैं उनके लिए एक छोटा पार्क होता है, और जी। वो होना चाहिए। वो एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। इसमें तकरीबन इन पार्क्स में, कचनार पार्क शायद उसकी एक एग्ज़ाम्पल। हाँ, वो हो गया, वो लीनियर पार्क की फॉर्म में है, लेकिन ये है कि बाकी जो सेक्टर्स की साथ-साथ भी छोटे पार्क्स हैं, उसमें भी सीडीए ने काफ़ी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। सिट आउट्स हैं, उसके साथ बच्चों के लिए कोई ना कोई प्लेइंग गैजेट्स लगे हुए हैं, कुछ वॉकिंग ट्रैक्स भी हैं, लाइट्स हैं, और उसकी फेंसिंग हुई हुई है। मतलब है कि ये सारा कुछ बेसिक जो है फैसिलिटीज़ वो दी गई थी। मेंटेनेंस का इशू है। मेंटेनेंस इसलिए इशू है कि अभी चोरी-चकारी बहुत ज़्यादा है। मतलब अब वो ग्रिल्स हैं तो ये लोहे की हैं, फेंसिंग हुई हुई है, तो वो हमारे कुछ जो हैं एडिक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब उनके लिए एक बड़ी अट्रैक्शन है। वो रात को एक-एक बार करके भी अगर उखाड़ना शुरू करें, तो उनकी वो एक दिन की खुराक निकल जाती है। तो वो इस किस्म के मामलात जो है ना, ये काफ़ी इन पार्क्स को डैमेज कर रहे हैं। इसके साथ सीडीए ने एक और बहुत अच्छा काम किया था कि जितनी भी ग्रीन बेल्ट्स हैं, ख़ास तौर पे जो रेज़िडेंशियल सेक्टर्स हैं इनमें, इनके अंदर वॉकिंग ट्रैक्स डेवलप किए थे, जिनके साथ ओपन जिम्स भी बने थे। उनकी मेंटेनेंस जो है वो सीडीए ऑफ़ एंड ऑन कोशिश करता है, लेकिन मेंटेनेंस जो है ना, ये एक
थ्रू आउट द ईयर एक जी। रूटीन का ऑपरेशन है जिस पे अच्छी खासी आपको बजट इन्वॉल्व होता है और अच्छी खासी आपको एफर्ट चाहिए। तो मेरा ख्याल है वहाँ पर थोड़ा-सा लैग कर रहे हैं। उसको भी अगर बेहतर कर दिया जाए, ख़ास तौर पे सिक्योरिटी की वजह से वहाँ पे ज़्यादातर ट्रैक्स पे लाइट्स भी हैं, लेकिन वो लाइट्स आउट ऑफ ऑर्डर हैं। या रात को जो है ना लोग घबराते हैं, मगिंग के इंसिडेंट्स भी हो रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे। लॉ एंड ऑर्डर के भी अब प्रॉब्लम्स हैं। ज़ाहिर है जब वही बात आ जाती है कि जब आबादी बढ़ेगी तो हर किस्म के उसके अंदर कुछ मसाइल भी बढ़ रहे हैं। तो ये उसको भी अगर थोड़ा-सा देखने की ज़रूरत है मेरे ख़्याल से। इंक्रोचमेंट जो इसका इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा इशू जिस पे बहुत कम बात हुई है, लेकिन स्टिल ये इस्लामाबाद को अंदर से खाता जा रहा है और इस्लामाबाद को वीक करने में सबसे बड़ा रोल जो है वो शायद इसी का ही है। आपने बिल्कुल सही हाईलाइट किया, ये एक बड़ा क्रॉनिक इशू है। अब इंक्रोचमेंट 2 जगहों पे बहुत ज़्यादा है। एक तो देखें कमर्शियल एरियाज़ हैं। कमर्शियल एरियाज़ में जो भी शॉपकीपर्स हैं, अब ट्रेड यूनियंस हैं, हर मरकज़ की एक ट्रेड यूनियन है, बाकायदा इलेक्शंस होते हैं और वो जो है मतलब उनकी कोलूजन के साथ जो दुकानदार हैं वो इसका एडवांटेज उठाते हैं कि अपनी दुकानों के सामने वो स्टॉल्स लगवा देते हैं। तो फुटपाथ या मतलब है कि उसके साथ जो कि बरामदे हैं जो कि असूलन उनका एरिया नहीं आता, उसको ऑक्यूपाई करते हैं और उसके मतलब वो पैसे लेते हैं, सीधी सी बात है। जी, जी, ऐसे। अच्छा सीडीए मतलब है इनकी इंक्रोचमेंट एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स चलती रहती हैं और ये हफ्ते बाद सर जैसे थे हो जाता है। हाँ, प्रॉब्लम ये आ जाता है कि ये सस्टेनेबल क्यों नहीं है? हाँ। मेरे ख़्याल में उसके अंदर जो फुक़दान मैं देखता हूँ वो ये है कि सज़ा का कॉन्सेप्ट कोई तगड़ा नहीं है। देखें आप अगर उन दुकानदारों को पेनलाइज़ करें कि जनाब अब अगर आपकी दुकान के सामने अगर कोई बैठा हो तो आप अपना कारोबार नहीं कर सकेंगे। अभी ये काम आप देख रहे होंगे अभी पैरा कर रही है जी, पंजाब में ये काफ़ी और उसकी क्रिटिसिज्म भी आ रहा है, बिल्कुल। लेकिन वो कर रहे हैं। मतलब है और उसके बाद उसका एक जो है क्रिटिसिज्म अपनी जगह है, लेकिन लोग एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए काम होता है तो वो नज़र आता है। अभी मैं इसको आपको एक एग्जांपल दूँ, G9 मरकज़ सबसे बड़ा मेरा शायद इस वक्त इस्लामाबाद में ना वो क्रॉनिक है इंक्रोचमेंट के हवाले से। यहाँ पर सीडीए का ना ऑपरेशन तकरीबन चलता ही रहता। तो होता क्या है कि वो सबसे पहले मतलब है वहाँ पर एक फ्रूट वो रेडियों वाले जो है ना वो मरकज़ के बाहर बैठे होते हैं। अच्छा उनको पता चलता है कुछ भाग जाते हैं, कुछ घर में घुस जाएगा, कुछ मतलब है उठाए जाएंगे, वो सारा कुछ हो गया। 2 से 3 दिन 4 दिन हफ्ता, उसके बाद वो दोबारा से मशरूम की तरह से वो रीग्रो करना शुरू कर देते हैं। और वो ऑपरेशन बड़ा अभी पिछले हफ्ते हुआ है G9 में और बड़ा सख्त ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद वो दोबारा से वैसे के वैसे है। अभी थोड़े दिन आप 15 एक दिन के बाद जाके देखेंगे तो हालात जैसे थे पे आ चुके होंगे। आप सारे मराकज़ में देख लें, उसमें ये इस पे जो है अगर सीडीए ये फ़ील करती है कि हमारी तरफ से जो है ना ये लैग कर रही है इन्फोर्समेंट, तो इसको आउटसोर्स कर दें। मेरे ख़्याल में अगर किसी को आप इसको आउटसोर्स किया जा सकता है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। बहरहाल ये तो खैर सीडीए का अपने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इशू है। अलग से कुछ कोई हाँ। डिपार्टमेंट क्रिएट किया जा रहा है, जो भी चीज़ें जैसे ऑलरेडी है, आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उनका और वो करते हैं काम, ऐसी बात नहीं है, बट ये होता है कि वो दोबारा से रिग्रो। अच्छा मैं रेजिडेंशियल में भी तो सर ये जी मैं अब उसी तरफ आ रहा था कि इस्लामाबाद के शुरू के जो सेक्टर्स हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट ओन्ड अकोमोडेशंस हैं जो कि सिविल सर्वेंट्स को अलॉट होते हैं। ख़ासतौर पे अगर आप चले जाएँ G6 में, G7 में, F6 में, G8, G9 और G10 तक, जी, जी। इन सारे सेक्टर्स के अंदर सरकारी घर हैं जो कि सिविल सर्वेंट्स को अलॉट होते हैं। उसमें कुछ लोअर कैडर के हैं, कुछ जो है ना वो मतलब ऑफिसर्स के हैं। जो ऑफिसर्स की साइड है ना उसमें इंक्रोचमेंट का एज सच कोई इतना इशू नहीं है। अगर आप F6 की तरफ चल जाएँ तो आपको तकरीबन ना होने के बराबर मिलेगी। F6 1 की तरफ आना शुरू होंगे, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आएगा तो वो हो ये रहा है कि मतलब है कि वहाँ पर अब स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गई हैं उन घरों में। मतलब है इसके ऊपर जो बुनियादी तौर पे एक घर का डिज़ाइन था वो ही पता नहीं कहाँ जा चुका। लोगों ने जो भी वैकेंट स्पेस थी उसके अंदर कंस्ट्रक्शंस करके पूरे पूरे यूनिट्स बना के किराए पे दिए हुए।
देखें ये तो कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि अगर स्टेट ऑफिस और सीडीए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करे, जिस पे ऑलरेडी काम हो चुका है, इनके सर्विस तकरीबन मुकम्मल है, डाटा मुकम्मल पड़ा हुआ है कि आप देखें, बात मैं पहले जो कर रहा था वही दोबारा कहूँगा कि सज़ा का कॉन्सेप्ट अगर सही हो, आप अलॉटमेंट कैंसिल करें ना भाई। सिंपल सी बात है, जो वायलेट कर रहा है रूल्स को, आप एक छोटी सी प्राइवेट सोसाइटी की अगर आप एग्जांपल ले लें, डिफेंस की ले लें आप, किसी की मजाल है जो ये स्ट्रेट लैंड एक ईंट भी अगर लगा, हाँ वो कर ले, वो अपने घर के डिज़ाइन में ही ज़रा सा कोई करके दिखाए चेंज, हालांकि वो तो उसका अपना प्लॉट है। बात ये है कि ये रूल्स जो है ना, इसके ऊपर यहाँ पर सीडीए को सख्ती करना पड़ेगी और ये चीज़ें तभी ठीक होंगी, अदरवाइज अब वो बहुत प्राइम लैंड है। दूसरी एक इसका सूरत ये भी हो सकती है कि आप उस सारे के सारे एरिया को आप उसको दोबारा से ऑक्शन कर दें, ओनरशिप राइट्स पे दे दें इन लोगों को भी, और इसके साथ आप मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बना दें। मतलब आपका एक जो है ये रिहाइश वाला मामला जो कि क्रॉनिक इशू है वो भी हल हो जाएगा। लेकिन बात वही है कि इसके नीचे आपको जो सर्विसेज हैं उसको भी तो सारे को रीवैम्प करना पड़ेगा ना। तो ये इस तरह सर वो प्रॉब्लम्स पे सब बात करते हैं, सोल्यूशन पे कोई बात नहीं करता, तो मैं आपसे सोल्यूशन लेना चाहूँगा। ये जो प्रॉब्लम्स आज हमने डिस्कस किए हैं, तो मोटे तौर पे आप मुझे जो है कंक्लूड रिमार्क्स देंगे अबाउट दीज थिंग्स। देखें, एक तो ये है कि ज़ाहिर है कुछ 50-60 साल पुरानी ये सीवरेज लाइंस हो चुकी हुई हैं और ये अब इसका एक कंप्लीट रीवैम्प चाहिए। इसके साथ आपको शायद आपके इल्म में हो कि इसका एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बाकायदा सीडीए ने बनाया हुआ था I9 के साथ, और वो कोई लाइक 40 एकर्स के करीब है। नॉलेज में नहीं है सर, क्योंकि हो सकता है वो 15 साल या समथिंग ऐसा पहले बंद हो गया हो। हाँ, वो 15-20 साल से रिडंडेंट पड़ा हुआ है। अफसोस की बात है क्योंकि अब वो ज़ाहिर है वो सीवरेज का जो पूरा एक मैकेनिज्म है वो ही नहीं ऑपरेशनल रहा, तो वो उसका तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक तो वो था जो कि इन पुराने सेक्टर्स को तो वो कैटर करता था। एक तो उसको रिवाइटलाइज करने की ज़रूरत है, और दूसरा जो नए सेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं इसमें चाहे छोटे यूनिट्स में मतलब है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए। देखें, पानी को रिसाइकिल करना पड़ेगा जी, और वो पानी आप ना घर में यूज़ करें, और देखें आप गाड़ियाँ तो ग्रीन बेल्ट्स हैं, हाँ इनमें तो यूज करें ना, पार्क यूटिलाइज कर सकता है। वो कार वॉश मतलब इस तरह की चीज़ों में तो यूज़ करें ना, कंस्ट्रक्शन। दूसरा, जितने भी पार्क्स हैं ना इनके साथ ज़्यादातर के साथ मसाजिद हैं, और मस्जिद का भी जो पानी है ना जो वुज़ू में इस्तेमाल होता है उसको भी रिसाइकिल करने की ज़रूरत है। तीसरी बात है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे इसको बहुत ज़रूरी और बहुत मतलब है रिलीजियसली करना पड़ेगा। चौथा, मैंने कहा आप वाटर मीटरिंग करनी पड़ेगी, और जो है ना इस पे भी इम्प्लीमेंटेशन पे सख्ती करना पड़ेगी कि मिस यूज़ ऑफ वाटर जो है ना उस पे सीवियर किस्म की पेनल्टीज़ हो। तो ये है, और फिर उसके बाद अब आप जो है ना सब सॉइल वाटर को आप पंपिंग बंद करवाएं, ताकि ये जो है मतलब है कि इसका हमारा ये वाटर का, और फिर जाहिर है कि आपको कहीं ना कहीं वाटर का सोर्स भी डेवलप करना होगा, उसके ऊपर ज़रा प्रायोरिटी पे काम होना चाहिए। तो हम अगर पानी के हवाले से देखें तो ये इश्यूज़ हैं, और हेल्थ सब सेकंड हमारा है। हेल्थ में ऑलरेडी मैंने जैसे कि कहा कि 2 बड़े हॉस्पिटल पे इस वक्त काम हो रहा है। 200 बेड का हॉस्पिटल G11 में, और इसी तरह से जिना हॉस्पिटल पे अभी तो खैर वो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे है, लेकिन स्टिल एटलीस्ट चलें कोई हाँ जी वो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। लेकिन ये है कि जाहिर है कि देखें, आबादी की प्रोपोर्शन में अगर देखा जाए तो शायद अभी भी ये जी पूरा ना कर पाएँ। तो उसके साथ ना प्लान ये होना चाहिए कि हर सीरीज़ में कम से कम एक टर्शियरी हॉस्पिटल हो, जैसे लाइक G सीरीज़ है, F सीरीज़ है, I सीरीज़ है, तो इसी तरह से E सीरीज़ है। तो इनके जो अपने-अपने हॉस्पिटल्स, ये एक जितना उसकी पॉपुलेशन है उसी हिसाब से एक टर्शियरी हॉस्पिटल सीडीए को प्लान करना चाहिए। जी, ये सर अब सीरीज पे तो एक अलग से पॉडकास्ट हो सकती है हाँ जी, कि ये सीरीज अब खुद भी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही, और ये कहाँ तक चली गई हैं। और आप सही कह रहे हैं। वो जाहिर है, वो हमने जैसे पहले बात की कि एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है और वो उसकी वजह से जाहिर है कि वो फैसिलिटीज़ अब इस ग्रोथ को वो जो है ना कैटर करना उनके लिए मुश्किल है। सेम एजुकेशन सर के बिल्डिंग्स वगैरह या इनकी जो देखिए, हालात हैं, एजुकेशन में भी आप देख रहे हैं कि पिछले 5-10 सालों में ना डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। एजुकेशन जो है ना उसके अंदर प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं, उसमें फील्ड्स चेंज हो गई, उसमें स्किल्स बदल गई। अब उस हिसाब से आपको जो है
मतलब अपनी अगली फ्यूचर जनरेशन के लिए सोचना पड़ेगा। आपको और स्टाफ यकीनन इस वक्त जो है फैसिलिटीज़ और इन चीज़ों ऐसा ही है, और फैसिलिटीज़ भी वो कम हो गई हैं। बिल्कुल उन बिल्डिंग्स भी सर हम बाहर बिल्डिंग्स से देखते हैं बिल्कुल खस्ता हालत में। उनको मेंटेन किया जा सकता है। प्लॉट्स बहुत बड़े हैं, सफिशिएंट जी, बिल्कुल। बने हुए स्कूल से जिनमें बाकायदा वो गेट प्लेग्राउंड्स के थे। पैसा अगर आप यहीं पे लगा दें तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हाँ, और उसके लिए क्या है, आप थोड़ी सी एजुकेशन फ़ी अगर बढ़ाना ही भी है तो आप उस कंपैरिजन में देख लें, अगर प्राइवेट सेक्टर आपसे फॉर एग्जांपल को 40,000 से 50,000 पर मंथ ले रहा है, तो आप 5,000 ले लें, 2,000 ले लें, तो आपका जो एजुकेशन का जो मतलब कॉस्ट तो निकल सकती है, और वो उधर ही लगे, तो मतलब है कि लैंडस्केप से आपका फेवरेट सब्जेक्ट लैंडस्केप पे तो हम अलग से एक नशस्त करेंगे, लेकिन लैंडस्केपिंग में देखें जो हम एक चीज़ को लैक कर रहे हैं वो ये था कि सीडीए ना एक पूरी सेक्टोरल प्लांटेशन करती थी, और उसका बाकायदा प्लान बनता था, और उसके साथ ना हर घर में एक फ्रूट प्लांट भी लगाया जाता था, और उसके साथ साथ एक पूरी एक ना स्ट्रीट्स की प्लान्ड प्लांटेशन हुआ करती थी, और उसको मौसम के हिसाब से सोच के लगाया जाता था, या फिर उसकी फ्लावरिंग इम्पैक्ट के हिसाब से देखा जाता था। वो चीज़ें अब अगले सेक्टर्स में जो कि अब डेवलप हो रहे हैं उसमें लैक कर रहे हैं, वो होनी चाहिए। दूसरा, मैं हमेशा जब भी हम किसी फोरम में बैठते हैं तो ये बात ज़रूर करता हूँ कि इस्लामाबाद का जो भी फ्लोरा है इसका एक डाटा बैंक बनना चाहिए। आपने अभी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, आपने जो है इंटर्नशिप्स ऑफ़र कर रहे हैं आप फ्रेश ग्रेजुएट्स को, तो आप उसमें एक प्रोजेक्ट दे दें बच्चों को, और उसको हमारी एरिड यूनिवर्सिटी ओवरसी कर सकती है। आपका अपना एनवायरनमेंट विंग है पूरा, वो देख सकता है कि इसका एक डाटा बैंक बने। और दूसरा, आप इसके ऊपर जदीद टेक्नोलॉजीज़ पे जाएँ डिफ़ॉरेस्टेशन को रोकने के लिए। देखें उसमें भी, अब मैं बिल्कुल बात ख़त्म करने से पहले एक छोटी सी एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में बहुत सारी कच्ची आबादियाँ, स्लम्स हैं, जिनकी लाइफ लाइन है ये दरख्त। आजकल सर्दी है और उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, गैस की है, उन्होंने वो लकड़ी काटनी है। तो आप कुछ अपने कुछ जोन्स ऐसे डिफाइन कर लें, टिम्बर जोन्स, जिसमें आपकी फास्ट ग्रोइंग ट्रीज हो, डिसिडुअस ट्रीज भी हो सकते हैं, और वो आप उसको किसी प्लान के साथ आप ना उनको काटने की इजाज़त दें, और बाकी जगहों पे फिर आप सख्ती करें। तो ये आपको टिम्बर माफिया को भी किसी न किसी स्टेज पे रोकना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये ग्रीन कवर का एक बहुत बड़ा लॉस है जो कि इस फैक्टर की वजह से हो रहा है। हमें शहर से मोहब्बत है, सीधी बात है, हमारा ये सारी ज़िंदगी यहीं गुजरी, और हम मतलब है कि इस शहर को ओन करते हैं। तो आप सब भी तो बता सकते हैं कि क्या बेहतरी लाई जा सकती है, कि क्या पॉइंट्स हैं जिन पर काम किया जा सकता है। जी हाँ, सब तो बेहतरी ये नशिस्त हमारी बहुत मुख्तसर रही इस हवाले से कि जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा है सर, अभी तो मतलब 10 कीज रह गई है जिन पे मैं बात इस पे करना चाह रहा इंशाल्लाह स्टिल अगेन इस पे लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि जो क्रॉनिक इश्यूज हैं वो कम से कम हाईलाइट हो जाएं। तो ये है कि हम इसके ऊपर जो भी हमारे देखने वाले हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी फीडबैक और सजेशंस ज़रूर दें, और दूसरा, इसको हम ताकि किसी अप्रोप्रिएट फोरम पे पहुंचा सकें, और ये इन मसाइल के हल के लिए जो एक रेलेवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको हम जो है सेंसिटाइज एटलीस्ट कर सकें। बाकी देखें, काम तो अथॉरिटी ने करना होता है। वो अपने हिस्से की एक शम्मा जलाते जाओ। जी, हमने बस वो शम्मा जलानी है आगे फिर। तो बहुत शुक्रिया, आपने एक अहम मौजू पे बुलाया, बात हुई, मज़ा आया, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो चीज़ें हमारी आपस में डिस्कस हुई हैं ये किसी बेहतरी की जानिब जाएंगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।